साहित्य निधि में आज सुनिए लेखक गुलशेर खान शानी जी की लिखी हुई कहानी बबूल की छाँव। उषा ने क्रोशिया एक ओर रखकर उंगलियां चटकाईं, दोनों आंखों पर हथेलियां रखकर मली और फिर कमर सीधी करती हुई बोली, अब थक गई। मिसेस सेन ने उषा की बात पर ध्यान दिए बिना, जैसे कोई बहुत ही महत्वपूर्ण बात छूटी जा रही हो और एकाएक स्मरण हो आई हो, बोली, एक बात तुमने सुनी क्या? उषा सचमुच ही थक गई थी। उसे वैसे भी मिसेस सेन की कोई बात दिलचस्प नहीं लगती थी और उस समय तो मिसेस सेन 2 घंटों से बैठी बैठी उसका माथा चाट गई थी। अब उसकी उबाहट और बार बार की जमुहाई और बिला वजह की मुस्कुराहट का बिल्कुल ही ख्याल किए बिना मिसेस सेन फिर एक नई बात शुरू करने लगी तो उसे बड़ी खिजलाहट सी हुई। वो चाहती थी कि अब मिसेस सेन चली जाएं और दोपहर के शेष समय में वो थोड़ा सो ले, पर बातें करते करते मिसेस सेन ना तो स्वयं थकती और ना दूसरों के थकने या ऊबने का उन्हें एहसास होता। उषा के पति हरीश बाबू जब ट्रांसफ़र होकर इस छोटी सी उजाड़ तहसील में आए तो कई महीने अकेले ही रहे। काफ़ी कोशिश करते रहे कि किसी तरह यहाँ से ट्रांसफ़र हो जाए, पर अफसरों के यहाँ घी के टिन और मुर्गियों की टोकरियाँ पहुँचाने पर भी जब उनके ट्रांसफ़र का ऑर्डर न निकला तो बाध्य होकर उन्हें उषा को बुलवा ही लेना पड़ा। पहले पहल उषा बहुत घबराई। कितना उजाड़ सुनसान जंगली इलाका है, जैसे कोई जीवन ही ना हो। उसे विश्वास न था कि उस मनहूस जगह में वो महीने भर भी रह पाएगी। सुबह होती है, गिने चुने 4-6 मकानों से ऑफिसर और बाबू निकलते हैं और दफ्तर चले जाते हैं। फिर सड़क सूनी, वातावरण मौन और मृत। दोपहर कितने वीरान सन्नाटे में डूबी होती है। बस एक पहाड़ी नदी के बहने और पत्थरों के टकराने का मध्यम स्वर सुनाई पड़ता रहता है और कभी कभार तहसीलदार साहब के बंगले से यदि रेडियो लगा हो तो किसी फिल्मी गाने की 1-2 कड़ियाँ तैरती आकर पहाड़ी नदी के स्वर में मिल जाती हैं और उषा के होंठों पर मुद्दतों के बाद गीत की कड़ी आती भी है तो अधूरी और अस्पष्ट। शाम को एक बार सड़क फिर जागती है और रात का आंचल फैलते ही पूरा गांव सो जाता है। फिर कोई स्वर नहीं, केवल पहाड़ी नदी का स्वर या फिर इंस्पेक्टर साहब के यहाँ जमे हुए 2-4 अफसर या बाबू लोगों की ताश खेलते समय की नीरस और बेकार हंसी की आवाज़। जीवन क्या इस तरह व्यर्थ बिता देने के लिए है? मिसेस सेन उषा के पड़ोस में रहती थी। आने के 2-3 दिनों के पश्चात ही उषा ने अनुमान लगा लिया कि मिसेस सेन एक मिलनसार महिला हैं, बड़ी हंसमुख और सरल, हर किसी से मिल लेती हैं। उनके घर में एसडीओ साहब की पत्नी से लेकर जयराम चपरासी की बीबी तक आती है। बाद में उषा को पता चला कि मिसेस सेन दस्तकारी में बड़ी माहिर हैं। उनके क्रोशिये के काम में बड़ी बारीकी होती है। बड़े सुंदर सुंदर नए डिज़ाइन के फूल बेल वो काढ़ लेती हैं और उनसे ये सब सीखने के लिए औरतें उनके पास आती हैं। पहले 15 दिनों में मिसेस सेन को अक्सर दरवाजे पर खड़ी होकर अपनी ओर ताकती देखकर उषा के मन में आया कि वो भी परिचय बढ़ा ले, लेकिन वो प्रारंभ से ही संकोची है, किसी से भी पहले मिल नहीं पाती। जब उषा दरवाजे पर होती और मिसेस सेन के घर से तहसीलदार, ओवरसियर या सब इंस्पेक्टर साहब की बीवी हाथ में कढ़ाई लिए, कपड़े व क्रोशिये लिए निकलती और उस समय जब मिसेस सेन अपने मेहमानों को दरवाजे तक छोड़ने आती तो एक बार उषा की तरफ जरूर देखती और फिर मेहमानों में से एक एक का नाम ले पुकार पुकार कर नमस्ते करती और उनसे पुनः आने के लिए ऊंचे स्वर में बार बार आग्रह करती। पर उषा प्रभावित ना हो सकी। अपने संकोची स्वभाव का वो क्या करती, जिसके कारण इच्छा होते हुए भी वो मिसेस सेन से मिल नहीं पा रही थी। यद्यपि उसके पलंग की चादर के फूल पुराने डिज़ाइन के थे, मेजपोश फटने लगा था, तिपाई के कवर पर बेल उसे बचकाने से लगने लगे थे और अब वो पिछले 3 महीनों से पुराने डिज़ाइनों से ऊब कर बगैर फूल व बेल के सादे साए अर्थात पेटीकोट पहनने लगी थी। फिर भी वो मिसेस सेन के पास ना जा सकी। पर एक दिन मिसेस सेन ने स्वयं ही समस्या सुलझा दी। हुआ ये कि उषा अंदर थी और 3 साल की सरला खेलती खेलती सड़क पर आ गई थी। मिसेस सेन के यहाँ उस दिन शायद मेहमान नहीं आए थे और कदाचित उनकी प्रतीक्षा में मिसेस सेन दरवाजे पर खड़ी थी। सरला सड़क पर दिखी तो दूसरे ही पल मिसेस सेन उषा के दरवाजे पर थी।
उषा तब गीले बालों में तौलिया लपेटे एक मासिक पत्र के पन्ने उलट रही थी। सहसा मिसेस सेन ने मुस्कुराकर सरला को गोद से उतारा और उसे उषा की ओर बढ़ाती हुई बोली, सरला को सड़क पर छोड़ने से तो अच्छा है कि आप इसे मुझे दे दें। पहली ही भेंट में मिसेस सेन का अपनत्व भरा व्यंग उषा को अच्छा लगा। फिर उषा को दरवाजे पर खड़े रहने की आवश्यकता नहीं हुई। सरला भी सड़क पर नहीं आई। मिसेस सेन अपने मेहमानों को दरवाजे तक छोड़ने अवश्य आईं, लेकिन उन्होंने ना तो पुकार कर किसी को नमस्कार किया, ना ही ऊंचे स्वर में उनसे पुनः आने के लिए आग्रह किया। और उषा के सायों में बेल बूटे कढ़ गए। पलंग की चादर में नए डिज़ाइन के फूल सजने लगे। तिपाई का कवर बदल दिया गया और मेजपोश नया आ गया। उसके पश्चात मेहमानों को दिया जाने वाला मिसेस सेन का सारा समय उषा के पास ही बीतने लगा। मिसेस सेन अक्सर दोपहर को आ जाती और सिलाई कढ़ाई के अलावा सुख दुख की बातें भी करती। परिचय के 3 दिनों बाद ही अपने विषय में उन्होंने सभी कुछ बता डाला कि वे एक पैसे वाले की लड़की हैं। पाकिस्तान बनने से पहले ढाका में उनके पिता की कितनी बड़ी दुकान थी। वे कैसे मकान में रहते थे, कितना सुख था, कितने नौकर चाकर थे और कैसी प्रतिष्ठा थी। उनकी शिक्षा कैसे हुई और दस्तकारी सिखाने के लिए उनके पिता ने कितने पैसे खर्च किए। बंटवारे के बाद कितनी मारकाट मची और मुसलमानों ने कितने अत्याचार किए। उन लोगों पर कैसी कैसी मुसीबतें आईं, कैसे वे बेघर बार हो गए और हजारों की जायदाद चली गई। उनके छोटे भाई की शिक्षा कैसे अधूरी रह गई, वो कैसे और क्यों आवारा हो गया और बीड़ी पीने लगा। और मिसेस सेन के पहले ही, जबकि उनका छोटा भाई 18 का ही था और वे 20 बरस की थीं, क्यों उसकी शादी कर दी गई, आदि आदि। उन बातों का सिलसिला जल्दी समाप्त हो गया तो मिसेस सेन के आगे वर्तमान के चित्र आए। मिसेस सेन एक 27 साल की युवती हैं। उनके पति कुमार सेन एक दफ्तर में क्लर्क हैं और उन्हें 85 रुपये वेतन मिलता है। मिसेस सेन के विपरीत ही कुमार सेन एक संकोची स्वभाव के सीधे साधे आदमी हैं। अधिक बातें न करना पर सदैव ही हंसते रहना उनका स्वभाव है। विरोधी स्वभाव के होने पर भी दोनों में काफ़ी प्रेम है और ब्याह के 4 वर्षों के बीच एक बार भी आपस में मनमुटाव नहीं हुआ। पर मिसेस सेन संतुष्ट नहीं। कदाचित अपने पति का क्लर्क कहलाया जाना और स्वयं को एक बाबू की पत्नी के नाम से याद किया जाना उन्हें बहुत ही खलता है। इसीलिए उन्होंने कई बार ये बात बताई कि कुमार सेन के 3 भाई हैं, जिनमें से एक शिमले में डॉक्टर हैं, दूसरे कॉलेज में पढ़ते हैं और तीसरे वेटनरी असिस्टेंट सर्जन हैं। मिसेस सेन अपने पति के भाग्य को लेकर बहुत खेद प्रकट करती रहती कि वे अकेले ही अपने खानदान में क्लर्क बनकर रह गए और वो भी एक जंगली तहसील में। इसी बात के सिलसिले में वो ये भी कह डालती कि आजकल ईमानदारी का ज़माना नहीं रह गया। जो बेईमानी और खुशामद करता है उसे ही उन्नति मिलती है और सीधे सच्चे लोग जहाँ के तहाँ धरे पड़े रह जाते हैं। वरना और क्या कारण हो सकता है कि कुमार सेन जैसे सीधे साधे आदमी इंटर पास करके भी क्लर्क ही बने रहें और ठाकुर जिन्होंने पता नहीं मैट्रिक भी पास किया है अथवा नहीं, हेड क्लर्क बन जाएं। फिर ये भी कि ठाकुर साहब सेन से कितना जलते हैं। उनकी बीबी मिसेस सेन से कैसे अभिमान से बातें करती हैं, कैसी घटिया किस्म की साड़ी पहनती हैं और अपने पति को क्या कहकर पुकारती हैं। उसके निचले दांत काले क्यों पड़ गए हैं और कैसी बेहूदगी से वो सुरती फाँकती और थूकती है। मिसेस सेन के क्वार्टर से लगा ही ठाकुर साहब का क्वार्टर था। वैसे तो वो पूरा एक ही क्वार्टर था, लेकिन मकान की कमी के कारण बीच से पार्टीशन करके बराबर बराबर कमरे निकाल दिए गए थे। पार्टीशन होने पर भी चाहने पर दराज या सुराखों से इधर की चीज़ें उधर से और उधर की चीज़ें इधर से साफ साफ देखी जा सकती थीं। ठाकुर साहब कदाचित निम्न वर्ग के ही रहे होंगे। उनकी पत्नी एक ऐसी स्त्री थी जो यदि देहाती नहीं तो ये निसंदेह ही कहा जा सकता है कि एक बिल्कुल ही कम पढ़ी लिखी अशिष्ट औरत है, जिसमें देहातीपन अपेक्षाकृत कुछ अधिक है। मिसेस सेन को ठाकुर साहब से तो कम, लेकिन उनकी पत्नी से काफ़ी असंतोष था कि वो सब्जी बेचने वाली औरतों की तरह साड़ी बांधती है, उसके पूरे जिस्म में देहाती जेवर लदे रहते हैं, ब्लाउज़ कम पहनती है और उस पर तुर्रा ये कि किसी से भी पर्दा नहीं करती और स्नो पाउडर लगाती है। सुबह हुई नहीं कि ढेर से मैले कुचले चीकट कपड़े लिए नदी पर अकेली चली जाती है। वहीं पास की झाड़ी में दातून तोड़ती है और आधे घंटे तक चबाती रहती है।
मुंह धोना खत्म हुआ तो खुली जगह में घुटने से भी ऊपर तक टांगे खोले देर तक कपड़े पटकती और धोती रहती है। उसके बाद कोई 1 घंटे भर तक डुबकियां लेकर तैर तैर कर नहाती है और फिर गीली साड़ी बांधे ही घर तक चली आती है। भले ही हरीश बाबू टहल रहे हों, कुमार सेन मुंह धो रहे हों या ओवरसियर साहब शेव करते हों। मिसेस सेन कुड़कर कहती हैं, कैसी जंगली औरत है, इसे तो हेड क्लर्क की पत्नी की अपेक्षा किसी चपरासी की बीवी होना चाहिए था। नया नया परिचय बढ़ाने, नई मित्रता करने और घुल मिल जाने में मिसेस सेन सचमुच ही माहिर थीं। किसी का ट्रांसफ़र हुआ और उनकी जगह कोई नए महाशय आए तो मिसेस सेन इस सुराग में लगीं कि किस तरह परिचय कर लिया जाए। अगर आने वाले सज्जन अकेले हैं तो कुमार सेन से पता लगवाएंगी कि वे विवाहित हैं अथवा अविवाहित। यदि विवाहित हैं तो अपनी फैमिली क्यों नहीं लाए और कब तक ले आएंगे, और यदि वे महाशय मस्त निकले और फैमिली लाने का नाम ही ना लिया तो कुमार सेन द्वारा ये चेतावनी भी दिलवा देंगी कि इधर की आबो हवा कुछ अच्छी नहीं, अकेले रहना और होटल का खाना किसी भी दिन तंदुरुस्ती खराब कर सकता है, क्यों मुफ्त में परेशानी मोल लेने पर तुल गए हैं, आदि आदि। नई फैमिली के आने के पश्चात मिसेस सेन इस प्रयत्न में होंगी कि सबसे पहले वह परिचय कर लें और लोगों को चकित कर दें। कुमार से कहलाकर उन महाशय को जिनकी पत्नी अथवा फैमिली से परिचय करना होता है अपने यहाँ किसी भी दिन चाय पर आमंत्रित कर लेंगी। इसके पहले कि मिस्टर सेन चाय ले जाकर नए मित्र को पिलवाएं, मिसेस सेन उन्हें अच्छी तरह समझाकर बार बार याद दिला देंगी कि चाय के बाद वे उनकी फैमिली की बात अवश्य छेड़ दें और अंत में उनसे किसी दिन अपनी फैमिली के साथ पुनः आने के लिए अवश्य ही आग्रह करें। जिस दिन कोई नया परिचय होने को होता उस दिन मिसेस सेन बहुत व्यस्त रहती। वैसे तो उन्होंने अपने कमरे को, जो एक साथ ही बेडरूम, ड्राइंग रूम और स्टोर रूम भी था, काफ़ी सजा रखा था, लेकिन उस दिन मेजपोश बदल जाता, दरवाजे के नीले पर्दे से रेक्सोना या लक्स की हल्की महक बिखरती, तिपाई पर एक आध पुराना ही सही समाचार पत्र या कोई जासूसी उपन्यास आ जाता, जिसके पास ही एस्ट्रे रखना भी मिसेस सेन नहीं भूलती, भले ही कुमार सेन सिगरेट ना पीते हों। फिर चीनी की नई नई दूध सी प्लेटें निकलती और निकिल के चम्मच चमकते। स्वयं भी काफ़ी सजकर वे मुस्कुराती हुई आने वाले मेहमान का स्वागत करती। फिर स्वभाव के अनुसार बात बात पर हंसती हुई जंगली तहसील, वहाँ की बेजान फिज़ा, वहाँ के उजड़ असभ्य लोगों, उनके ऊट पटांग पहनावे और ऊल जलूल खाद्य और आए दिन सुनी जाने वाली खून की खबरों के साथ ही साथ अपने शहर ढाका, उसके सौंदर्य और वहाँ की मधुर करुण स्मृतियों की चर्चा आरंभ कर देती। चाय चाहे कितनी भी गर्म हो वो प्लेट में नहीं ढालती, कप से पीना ही उन्हें अच्छा लगता, क्योंकि ठाकुर साहब की पत्नी प्लेट में चाय ढाल कर होंठों तक ले जाती है और सड़ सड़ के स्वर के साथ बड़े जोर से खींचती है। उसके चाय पीने के स्वर में भी देहातीपन है। सिलाई कढ़ाई की बात के बाद मिसेस सेन अपने घर आए मेहमान की पूरी जानकारी प्राप्त करने के लिए जी जान से जुट जाती और पूरे हालात मालूम करके रहती कि उनकी उम्र क्या है, वे कहाँ के रहने वाली हैं, कितनी अवस्था में ब्याह हुआ, उनके पति ने कहाँ तक शिक्षा ली और उन्हें क्या वेतन मिलता है। किसी भी स्त्री से उसकी उम्र और पुरुष से उसका वेतन नहीं पूछना चाहिए। ये बात मिसेस सेन को अगर मालूम भी हो तो भी उन्होंने उस पर अमल करना कभी आवश्यक नहीं समझा। वेतन की बात पूछना तो वे भूल ही नहीं सकती थीं। कुछ लोग होते हैं और विशेषकर स्त्रियां जिन्हें अपने पति अथवा पिता के वेतन या आमदनी की बात बढ़ा चढ़ाकर बताने में विशेष आनंद आता है। मिसेस सेन उस समय तो चुपचाप ही सुन लेती, बाद में कुमार सेन से उस बात की सच्चाई के विषय में पूरी पूरी जांच करती। यदि किसी ने झूठा वेतन बताकर शान बघारकर मिसेस सेन को प्रभावित करने की कोशिश की हो और उन्हें सच्चाई का पता चल जाता तो मिसेस सेन दोबारा उसके यहाँ अवश्य ही किसी न किसी बहाने जाती और यह कहकर ही लौटती कि अमुक अमुक दिन उससे उसने झूठी बात कही थी और उन्हें पता चल ही गया है। किसके यहाँ कितना चावल, कितनी सब्जी और कितनी रोटियां बनती हैं, ये सब मिसेस सेन जानती। मालूम करने के बहुत सारे तरीके थे। जैसे रेवेन्यू इंस्पेक्टर साहब के यहाँ बैठने जाना है तो मिसेस सेन अवकाश के समय न चाहकर शाम का वक्त चुनेगी। उस समय रेवेन्यू इंस्पेक्टर की पत्नी चावल बीनती, आटा गूंदती या साग काटती मिलेंगी। मिसेस सेन की निगाहें चावल के सूप पर, आटे के बर्तन पर या फिर आंगन में फैले शलजम, आलू के छिलके या लौकी के बीज पर पड़ेंगी
और वे बड़ी नम्रता से हंसकर कहेंगी, क्यों, कोई मेहमान आए हैं क्या? रेवेन्यू इंस्पेक्टर साहब उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। भाग्य का खेल कि यूपी से मध्य प्रदेश और वो भी बस्तर जिले के जंगली तहसील में पड़े हैं। साथ उनके पत्नी के अलावा बूढ़ी माँ हैं। शेष सारे रिश्तेदार उनके अपने राज्य में हैं, जिनसे साल 2 साल में वो स्वयं जाकर मिलाते हैं। उधर के लोग बस्तर का नाम सुनकर भी भय खाते हैं, भला वे क्या आ सकते हैं? रेवेन्यू इंस्पेक्टर साहब की पत्नी आश्चर्य में कहती हैं, नहीं तो आप कैसे कह रही हैं ये? मिसेस सेन मुस्कुराती हैं। आपको इतना आटा एक साथ गूंथते देखकर ही पूछा था। आंगन में भाजी के छिलके तो बहुत सारे बिखरे हैं, जैसे कोई 4-5 लोगों के लिए साग बन रही हो। रेवेन्यू इंस्पेक्टर साहब की पत्नी हंसने लगती हैं। उनकी हंसी में हल्का सा संकोच और झेप है। मिसेस सेन कहती हैं, मैं अभी कुछ भी नहीं कर पाई हूँ, शायद अंधेरा होने के बाद ही आग सुलगा सकूंगी। वैसे अपने जैसे 2 जनों के लिए चाहिए भी क्या? आध पाव चावल उबाले, 2 चपातियाँ डाली और थोड़ी सी सब्जी भून डाली। आपके यहाँ जितनी भाजी कटी है ना, वो तो हमें 2 जून के लिए काफ़ी है। उषा को मिसेस सेन ने ये बात बताई तो उनकी ये बात उसे कुछ अच्छी ना लगी। कोई अधिक खाता हो तो खाए, मिसेस सेन को चिंता करने की क्या आवश्यकता है? उस समय तो उषा ने कुछ नहीं कहा, पर उसके दूसरे या तीसरे दिन अपने स्वभाव के अनुसार मिसेस सेन ने जब बताया कि ठाकुर की पत्नी, जो उनसे झूठ बोलती थी कि वो रात में 1 पाव से अधिक चावल नहीं बनाती, रंगे हाथों पकड़ी गई। ठाकुर की पत्नी जब चावल पतीली में छोड़ने लगी तो उन्होंने दरवाजे की दरार से देखा कि पतीली में लगभग आध सेर चावल था, और उन्होंने कैसे वहीं से चिल्लाकर कह दिया, हाँ हाँ मैं देख रही हूँ, हम ही को बनाने चली थी। और ठाकुर की पत्नी कैसे लज्जित होकर बहाने बनाने लगी तो उषा ने झल्लाकर उन्हें टोक दिया। उसी शाम को अनायासी उषा को मिसेस सेन के घर जाना पड़ा। मिसेस सेन उस समय चौके में थी और सामने ही बर्तन में कुछ सब्जी कटी धरी थी। बेवक्त उषा को अपने यहाँ देख मिसेस सेन को आश्चर्य तो हुआ, किंतु वे असमय आने का कारण पूछे बिना ही उषा के बैठने के लिए चटाई सरकाती बोली, रसोई कर रही थी, देखिए ना, मुझे इतनी भाजी ही ज़्यादा लग रही है, सोच रही हूँ कि काट तो ली है पर बनाऊँ कैसे? उषा को हंसी आ गई। उसने तो भाजी के विषय में कुछ कहा ही नहीं था। फिर मिसेस सेन का अपनी ओर से स्वयं ही सफाई देना क्या उनकी संदेहशील प्रवृत्ति का परिचायक नहीं? तीसरे दिन मिसेस सेन ने बताया कि ओवरसियर की विधवा भाभी, जो भी मुश्किल से 30 की होंगी, जिसके चेहरे का रंग अच्छा है, नाक नक्शा भी सुंदर है और विधवा होने पर भी नफीस रंगीन व रेशमी साड़ियाँ पहनती है, हमेशा दरवाजे पर खड़ी रहती है और बहुत हंसती है, उनसे कैसे पराजित हो गई। एक दिन मिसेस सेन उनके यहाँ बैठने गई थीं। बातचीत के बीच में ही चेहरे पर उग आने वाली कील तथा उसे दूर करने के उपायों पर चर्चा चल पड़ी। ओवरसियर की भाभी ने कदाचित अपने वैद्यक के ज्ञान का प्रमाण देने के लिए एक नुस्खा बताया और अपने स्वयं का अनुभव सुना डाला कि उसकी छोटी बहन, जो बिलासपुर में रहती है, उसके चेहरे पर कीलों के बेशुमार दाग थे। अब उसी नुस्खे से उसका चेहरा फिर से साफ और बेदाग हो गया है। मिसेस सेन को विश्वास हुआ या नहीं हुआ, पर उन्होंने प्रतिवाद नहीं किया। उसके थोड़े दिन ही पश्चात मिसेस सेन को बिलासपुर जाने का अवसर मिला और उन्होंने किसी तरह समय निकाला। उसकी बहन के मकान का पता लगवाया और उससे मिल ही आई। मिलने का उद्देश्य जो भी रहा हो, किंतु मिसेस सेन ने उससे अपने और उसकी बहन के संबंध, प्रेम भाव, मेल मिलाप आदि की चर्चा के पश्चात पूछ ही तो लिया। वो तो कह रही थी कि आपके चेहरे के कील के दाग साफ हो गए। शायद कोई नुस्खा उन्होंने ही बताया था। नहीं तो, उसने कहा, मैं तो कोई इलाज ही नहीं करती, दाग उठते हैं मिटते हैं, कहाँ तक उनके लिए परेशान हुआ जाए। मिसेस सेन को बहुत बुरा लगा। ओवरसियर की भाभी ने उन्हें क्या मूर्ख समझ रखा था, झूठी कहेगी। क्या समझती होगी कि उसने मिसेस सेन को उल्लू बना दिया। मिसेस सेन को ये बात असह्य लगी। जब वे बिलासपुर से लौटी तो उन्होंने ओवरसियर की भाभी से स्पष्ट ही कह दिया कि वे उसकी छोटी बहन को देख आई हैं। उसका चेहरा तो अभी भी दागों से भरा हुआ है। फिर क्या था, ओवरसियर की भाभी झेंप गई, संकोच मिटाने के लिए हंसने लगी। फिर उसने कहा, वो नुस्खा मैंने किसी पत्रिका में पढ़ा था। जब मिसेस सेन कोई नई बात बताने को होती तो उनका चेहरा खिल जाता, आंखें चमकने लगती, स्वर में जीत की खुशी झलकने लगती, उनके होंठ दोनों तरफ थोड़े थोड़े खिंच उठते और वे बड़ी जल्दी जल्दी पलकें झपकाती हंसने लगती। पर आज उषा ने देखा
मिसेस सेन का चेहरा उतरा हुआ है, स्वर का उल्लास मुरझाया है और आंखें जैसे बुझी बुझी सी हैं। टूटते से स्वर में उन्होंने पूछा था, अरे हाँ, एक बात सुनी क्या? उषा ने मिसेस सेन की ओर देखा। आज अनायास ही स्वर में इतनी उदासी क्यों है? मिसेस सेन कौन सी बात कहना चाहती हैं? उसने जैसे चौंक कर कहा, आप क्या कह रही थी? मिसेस सेन की आंखें फैली सी थीं। 2 दिनों बाद आज धूप निकली थी। कल सारी रात बारिश होती रही। सुबह तक मानसूनी बादल सुरमई कफन लपेटे ठहरे रहे, लेकिन अब सुनहरी धूप में सागौन तथा शीशम के धुले नहाए जिस्म और साफ सुथरी पत्तियां चमक रही थीं। पास ही छोटी पहाड़ी का सिरा स्लेटी रंग के सरक से रहे विरले बादलों की परत ओढ़े खुलमुंद रहा था। उस सन्नाटे में एक ही स्वर दूर दूर तक फैल रहा था, वही पहाड़ी नदी का। मिसेस सेन बोली, डॉक्टर सतीश अपनी नवविवाहिता पत्नी के साथ लौट आए हैं। अपने ब्याह के लिए ही वे गए थे। उषा को ये बात दिलचस्पी या उत्सुकता के सुनने लायक नहीं लगी। मिसेस सेन थोड़ी देर चुप रहीं, फिर हल्के से मुस्कुराकर बोली, सुनती हूँ सतीश बड़ी सुंदर लड़की ब्याह कर लाए हैं। आप डॉक्टर साहब का नाम कैसे बेझिझक ले लेती हैं? उषा ने पूछा तो मिसेस सेन ने क्षण काल के लिए अपने चेहरे पर जमी उषा की आंखों पर पलक रोक कर बाहर देखा। फिर सूखे स्वर में बोली, सतीश को मैं बचपन से जानती हूँ। वो मुझसे 1 बरस छोटा है और मेरे ही शहर का है। उषा ने फिर चाहने पर भी नहीं पूछा कि परिचय के इतने दिनों में अकेली यही बात उन्होंने क्यों छिपा रखी थी कि डॉक्टर सतीश को वे बचपन से जानती हैं और वे उनके ही शहर के हैं। इसके पहले भी तो कई बार डॉक्टर की चर्चा मिसेस सेन कर चुकी थी। उनकी उस बात में झूठी उत्सुकता दिखाने के लिए उषा ने उनसे आग्रह किया कि सतीश की नई पत्नी से मिलने अवश्य ही चला जाए। मिसेस सेन कुछ बोली नहीं, केवल हंसी और उठ खड़ी हुई। दोपहर की ढल रही धूप अब पीली हो गई थी। सामने के शीशम की घनी लंबी छांव सिमट कर छोटी हो गई। दूर घने कोहरे से ऊँगती पहाड़ी के श्वेत बादलों के पास से चमगादड़ों की एक कतार शुरू होकर चली आ रही थी। आसमान में जैसे तिरती एक काली रेखा सरकती फैलती बड़ी आ रही हो। दरवाजे तक आकर पैरों में चप्पलें डालती मिसेस सेन ने सूखे स्वर में कहा, ब्याह का सुख बबूल की छाँव है उषा, पतली बिरली और कटीली, जिसमें कोई ठहराव नहीं। ये अलग बात है कि उसकी चुभन को ही ठंडक जानकर हम संतोष मान लेते हैं। उषा कुछ नहीं बोली। मिसेस सेन का गोरा रंग धूप में तमतमा रहा था। नाक की कील साफ दिख रही थी और कान के बुंदे चमक रहे थे। जब वे सीढ़ियाँ उतरकर सामने की सड़क पर आईं तो बड़ी देर तक उषा मिसेस सेन को देखती रही। आज जैसे पहली बार उसे ध्यान आया कि मिसेस सेन के चेहरे का रंग गोरा है, होंठ अच्छे हैं, देह मांसल है और वे सुंदर हैं। तब धूप की रेशमी किरणें सूरजमुखी की पाखुरी की जर्दी चुराकर शीशम के पत्तों पर नाच रही थी। उसके बाद लगभग 1 सप्ताह तक मिसेस सेन फिर नहीं आई। परिचय के पश्चात कदाचित ये पहला अवसर था जब मिसेस सेन इतने लंबे समय के लिए उषा से बिना मिले ही रह गईं। यद्यपि इस बीच बहुत सारी घटनाएं घट गई थीं और बड़ी अजीब बातें सुनने में आई थीं। इंस्पेक्टर साहब की लड़की नदी में डूबने जा रही थी, किसने बचाया और अब वो घर से बाहर क्यों नहीं निकलती? तहसीली के क्लर्क मिश्रा की पत्नी की सोने की चूड़ी जो पिछले दिनों खो गई थी, किसकी कलाई में देखी गई और फिर क्या हुआ? ओवरसियर के बच्चों को पढ़ाने वाले अविवाहित शिक्षक बोस जो कुछ महीनों से ही आए हैं, स्कूल का मेस छोड़कर क्यों ओवरसियर के यहाँ खाने लगे? दिन के कितने घंटे वे वहाँ बिताते थे और किसने ओवरसियर की भाभी को बोस बाबू के साथ पलंग पर बैठकर उनका सिर दबाते हुए देखा? और ओवरसियर साहब जानबूझकर भी क्यों अनजान बने हुए हैं? 2 दिन और बीत जाने के पश्चात उषा स्वयं तो नहीं जा सकी, किंतु मिसेस सेन को बुलवा लिया। जब मिसेस सेन आई उस समय उषा सरला की फ्रॉक बदल रही थी। आहट पाकर वो बाहर आई। मिसेस सेन मुस्कुराती खड़ी थी। हंसकर उषा बोली, अपने को रोक नहीं पाई और आपको बुलवा ही लिया, ये सोचे बिना ही कि आप जाने किस काम में बजी हों। बुरा तो नहीं माना? भला बुरा क्यों मानूंगी, बताइए तो। मिसेस सेन हंसती हुई बैठ गईं। उषा की आंखें मिसेस सेन पर थक गईं। आज वे कितनी मामूली और हल्की साड़ी पहने थीं, बाल ऐसे संवारे हुए हैं, उन्हें देखकर कोई भी कह सकता था कि जल्दी जल्दी में उन्होंने बालों पर कंघी फेर भर ली है। चेहरे की केवड़ई गोराई मुरझाकर पीली पड़ गई है। बार बार हंस उठने वाला स्वर कहाँ है? उषा बोली, देखती हूँ आपकी तबीयत शायद ठीक नहीं। मिसेस सेन ने मुंह फेर लिया और थोड़ी देर तक बाहर देखती रहीं। फिर मुस्कुराने का प्रयत्न करती कोमल स्वर में बोली, पिछले कुछ दिनों से जी अच्छा नहीं है।
और वे चुप हो गईं। और कोई बात नहीं, केवल नीरवता की घुटन भरी सांस। सहसा मिसेस सेन की पलकें भीग उठीं, उनके होंठ कांपने लगे, निचला होंठ दांतों तले सरक कर दब गया। जल्दी जल्दी पलकें झपकाती जैसे खींचते स्वर में उन्होंने कहा, और लोगों की बात मैं नहीं कहती, लेकिन तुम्हारे आगे झूठ कहकर टाल देने की सकत मुझ में नहीं, यह मैं अच्छी तरह समझ चुकी हूँ। मिसेस सेन कुछ पलों के लिए चुप हो गई और फिर बोली, कल तक मेरे जिस रूप को तुमने देखा था वो पति का अत्यधिक प्यार व दुलार पाकर फूल उठी उल्लासमयी नारी का चित्र था। कुमार का प्यार अपनी सीमा पर पहुंचकर अनायासी घृणा की ओर लौट पड़ेगा, ये मैं अनुमान भी नहीं कर सकती थी। तुम क्या कहती हो उषा? मैं झूठी शान और ऊपरी तड़क भड़क की लालसा में क्या इतना डूब गई हूँ? वे कहते हैं कि मैं उन्हें हेय समझने लगी हूँ और डॉक्टर सतीश की ओर खिंच रही हूँ। उषा कुछ भी जवाब नहीं दे पाई। वो केवल मिसेस सेन को ताकती रही। गीली बरौनियाँ, लरसती पलकें, पीले गालों पर आंसू की मोटी लकीरें, हिलते कांपते होंठ। सतीश को लेकर जो इतनी बड़ी शंका उन्होंने मुझ पर डाली है, वो क्या यूं ही टाली जा सकती है? मैं जानती हूँ कि अपनी ओर से मैं कोई भी सफाई नहीं दे सकूंगी, पर इतना धैर्य मुझ में नहीं कि एक घर और एक कमरे में रहते वे 2-2 हफ्ते मुझसे बात भी न करें और मैं चुप रहूं। और उषा, तुम क्या ये सह सकोगी कि तुम्हारा छुआ खाना पाप समझ लिया जाए? उमस, घुटन, कई घंटों से घिराए बादल सहसा बहरा कर बरस पड़े। पहाड़ी नदी का स्वर बरसात के शोर में खुलने लगा और उस कमरे में एक ही स्वर गूंज रहा था। सागौन के चौड़े चौड़े पत्तों पर बारिश की भारी भारी बूंदों के सह लेने की दबी दबी कराह। उस स्वर को काटती उषा की आवाज़ आई, स्नेह, सहानुभूति और सांत्वना के कुछ बोल की, जिससे मिसेस सेन के गालों की सूख गई लकीरों के निशान गीले होकर और मोटे हो गए और मिसेस सेन चली गई। अगली सुबह बादल घिरे पर तेज़ हवा से कहीं उड़ गए और लगभग 10 बजे दिन को सूरज की पहली किरण आई। रात उषा ठीक से सो नहीं सकी थी, इसलिए तबीयत बड़ी अनमनी, अस्त व्यस्त और बोझिल थी। अपना ढीला थका थका सा जिस्म आराम कुर्सी पर डाले उषा बड़ी देर तक आंखें मूंदे लेटी रही। दोपहर को हरीश बाबू आए। उषा को उदास देखकर पूछा, मिसेस सेन चली गई क्या, इसीलिए दुखी हो? कहाँ? अपने घर। सेन कह रहे थे उनकी तबीयत यहाँ ठीक नहीं रहती थी। उषा थोड़ी देर तक वहीं जमी सी रह गई। दरवाजे पर आकर देखा, आज मिसेस सेन का कमरा बंद था और बाहर ताला लटक रहा था। शायद कुमार सेन दफ्तर गए होंगे। जाने क्यों उषा का हृदय भीगने सा लगा। अधिक देर तक उस ओर नहीं देख सकी। ब्याह का सुख, बबूल की छाँव, पतली विरली और कटीली। रीते बादलों के 2-3 टुकड़े नदी के पार सरक रहे थे। धूप तेज हो गई थी। सामने शीशम के मोटे तने की छाँव घनी थी, मोटी थी और ठंडी भी, जिसमें बगुलों के टेढ़े उजले पंख चमक रहे थे। अभी आप सुन रहे थे गुलशेर खान शानी की लिखी हुई कहानी बबूल की छाँव।